बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। तो हम लोग मखारिज सीख रहे हैं। तो सिफात के लिहाज से हम लोग सीख लिए हैं कि मुफरदात कितने हैं, 29 है, और इनको सिफत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, नंबर 2 बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ, और नंबर 3 है कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और हुरूफ मुस्तालिया को हर हाल में मोटा पढ़ना चाहिए, और ये 7 है। बारीक पढ़ने वाले हुरूफ 19 है, इन्हें हर हाल में बारीक ही पढ़ना चाहिए। और जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़ने वाले हुरूफ हैं वो 3 हैं सिर्फ, और वो है अलीफ, लाम और रॉ। इन्हें कभी मोटा पढ़ेंगे और कभी बारीक। तो इंशाल्लाह कवाइद के दौरान हम सीखेंगे कि इन हुरूफ को कब मोटा पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। और मखारिज मतलब मखारिज किसको कहते हैं? मखरज की जमा मखारिज है, और मखारिज हुरूफ निकलने की सही जगह को कहते हैं। और ये हुरूफ कैसा निकलते हैं? हमारे मुंह के 5 मेजर पार्ट्स हैं, इन्हें मौजा कहते हैं। मौजा की जमा मवाजे है, और ये 5 हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 हैं। नंबर 1 हलक। तो हलक से क्या है? 3 पार्ट्स हैं। फिर इसमें हलक में एक तो ये मेजर पार्ट है हलक, मौजा, और इसके 3 यहाँ पर मखारिज है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, और वो 3 हैं। उसके बाद क्या है? जबान है। तो जबान के हिस्से हमने लास्ट टाइम सीखे हैं। तो डिफरेंट जबान के हिस्सों से डिफरेंट मखारिज निकलेंगे, यानी कि वसत लिसान है, अक्सतुल लिसान है, और रासुल लिसान है, और रासुल लिसान के इधर साइड क्या है? दोनों तरफ तरफुल लिसान होता है। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। और ये मुंह का खाली हिस्सा है जहां से हम हुरूफ मद्दा सीखेंगे। तो इंशाल्लाह आगे चलकर वो भी मालूम करेंगे। और होंठ, होंठ क्या है? होंठ को अरबिक में शफ्तैन कहते हैं, और होठों से 4 हुरूफ निकलते हैं, मा, बा, वा और फा। और इसमें होठों में 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं, यानी कि 2 मखारिज हैं। एक फा का है और बाकी 3 मा, बा, वा। ये क्या है? दोनों होठों से निकलेगा। और फा क्या है? ऊपर के दांत हमारे और नीचे के होंठ के जरिए निकलेगा। और ये नाक का बासा है। नाक का बासा यानी कि हमारी नाक में जो हड्डी होती है वहां से हम आवाज निकालेंगे, और ये है गुन्ना, गुन्ना निकालेंगे हम वहां से। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि किस वक्त हम नाक का बासा इस्तेमाल करते हुए मखरज अदा करेंगे गुन्ना का। है जो हमारे बीच के 2 दांत हैं, तो उसका इल्म तो आप लोगों को हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर के दोनों सामने वाले दांतों को हम सनाया उलिया कहते हैं। ये 2 ग्रीन दांत जो है सनाया उलिया है, और उसके जो दोनों तरफ है, और ये ऊपर के और नीचे के दोनों दांतों के नेम सेम होते हैं, बस उलिया और सुफला कहना है। उलिया ऊपर के दांतों को और सुफला नीचे के दांतों को। तो ये सामने के 2 दांत जो ग्रीन हैं, सिर्फ उन्हें याद रख लें आप लोग, जैसा कि आप याद कर चुके हैं, सनाया उलिया और सनाया सुफला। ऊपर के सनाया उलिया, नीचे के सनाया सुफला। और उसके बाद रेड कलर के जो नजर आ रहे हैं वो भी 4 दांत हैं, ग्रीन के आजू बाजू ऊपर हैं, और नीचे भी यहाँ पर रेड देख सकते हैं आप लोग। तो इन्हें रुबाइयात कहते हैं। ये भी 4 दांत होते हैं। तो इंसानी दांत कितने होते हैं कुल? अक्सर 32 ही होते हैं, कभी कभी 1-2 ज्यादा या कम होते हैं किसी के लिए। और इस रेड डॉट के बाद जो ब्लू डॉट नजर आ रहा है हर जगह, तो ये भी 4 हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। इन्हें अनियाब कहते हैं। अनियाब यानी के
हमारे ये नोकीले दांत जो होते हैं उन्हें अनियाब कहते हैं। इसी तरह उसके बाद जो स्काई ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं फिरोजे कलर के, उन्हें जवाहिक कहते हैं। ये भी 4 हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जवाहिक दांत क्या है? हंसने वाले दांत। जवाहिक क्या है? हंसने वाले दांत। जब हम हंसते हैं तो ये दांत हमारे बाहर आते हैं। तो ये भी 4 हैं। और ये जो येलो कलर के पीले दांत जो दाढ़ नजर आ रहे हैं, तो ये दाढ़ जो है हर जगह 3-3 है। ऊपर साइड, दोनों साइड 3-3 यानी कि 6, और नीचे भी दोनों साइड 3-3, 6, और 6 और 6 12, कुल 12 हैं ये तवाहिन। ये तवाहिन हमारे पीसने वाले दांत यानी कि दाढ़ है, जिसे हम खाना चबाते हैं। और ये जो लास्ट में ऑरेंज कलर के 4 नजर आ रहे हैं, ये विजडम टीथ यानी कि नवाजिज। इसका उतना रोल नहीं होता मखारिज में, तो सिर्फ इन्हें हमें देख लेना है। और हम बता सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर के, और ये 3 जो है येलो कलर के, और ये स्काई ब्लू कलर का, ये क्या है? ये दाढ़ है। और दाढ़ को अरबिक में क्या कहते हैं? जिर्स कहते हैं। ज़ात रा सिन, जिर्स, इस तरह से। और जिर्स की जमा है इजरास। एक मिनट, इजरास। तो हम लोग क्या है, हर्फ जाद को दो नाम दिए गए हैं। एक तो जिरसी मखर्रज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मखर्रज, ये जो हमारे जबान का किनारा है वहां से अदा होता है, तो ये जबान के किनारे को हाफिया कहते हैं। तो मखरज हाफिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो, एक मिनट, ये जो पूरी ये दाढ़ है, जो ये दाढ़ की लाइन जो है, ये पूरी दाढ़ की लाइन को क्या कहते हैं? इजरास कहते हैं। तो जब इजरास के पास हमारी जबान का जो हाफिया यानी कि किनारा है वो टच होगा, तो उस वक्त हमारा मखरज अदा होगा जाद। तो मैं थोड़ा बताती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से टच करने से हर्फ जाद अदा होगा। ये है मखरज जिरसी। मखरज जिरसी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो दाढ़ जो है, एक दाढ़ को जिर्स कहते हैं, और दाढ़ की पूरी लाइन को क्या कहते हैं? इजरास कहते हैं। तो जब हमारी जबान का हाफिया यानी कि किनारा दाएं या बाएं जानिब, या एक वक्त यानी कि एट ए टाइम बोलते ना, एक वक्त दोनों जानिब ऊपर वाली 5 दाढ़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होता है दाढ़, ज़ाद। तो ज़ाद अक्सर क्या है, ज़ाद के लिए सब कहते हैं कि दाल को ही मोटा कर कर बोलने से ज़ाद अदा हो जाएगा। कोई कहता है कि ज़ाद इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इसका सही मखरज क्या है। तो हमको खुद से महसूस होना कि ज़ाद कहाँ से अदा होता है। तो ये ज़ौ की तरह नहीं होगा, ना जा की तरह होगा, और ना दाल की तरह होगा। तो ये कहाँ हमारे जबान का किनारा टच होगा? ऊपर के दाढ़ों की अंदर की तरफ, ज़ाद। तो उस वक्त अदा होगा हर्फ ज़ाद। यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं, या तो एक साइड राइट साइड का किनारा ऊपर के राइट साइड के दाढ़ों की अंदर की तरफ टच होगा, या फिर लेफ्ट साइड का जबान का किनारा लेफ्ट साइड के दांतों की अंदर की तरफ टच होगा, या फिर किसी की जबान दोनों तरफ भी टच हो सकती है, यानी जबान का दोनों किनारे
اوپر کے داڑوں کی اندر کی طرف دونوں سائڈ بھی ٹچ ہو سکتے ہیں. ضاد تو تب ادا ہوگا حرف ضاد. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں گے. پہلے پہلے تھوڑا مشکل ہوگا ہمیں، لیکن ہمیں جب مشق کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی. اور قرآن مجید میں جب ہم تلاوت کریں گے تو ہم کو اتنا کانشیس نہیں ہونا پڑتا، یعنی کہ ہماری زبان کہاں کہاں حرکت کر رہی ہے ایک ایک حرف کے لیے تو ہم اس کو مانیٹر نہیں کر سکتے. جب ہم مشق کریں گے تو آٹومیٹیکلی کیا ہے، ضاد جب آپ بولیں گے تو ہمارا کنارہ اوپر کے داڑوں کی اندر کی طرف ٹچ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پر ہم لوگ اس کی مشق دیکھ سکتے ہیں. ضاد، اذ، اذ، اذ. تو یہ حرف ذات حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو ہر حال میں موٹا پڑھنا چاہیے. اور مخرج اس کا معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں ضاد کے اوپر جزم لگانا ہے اور اس سے پہلے والے حمزہ کے اوپر زبر لگانا ہے. اذ، 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 ذا، ذی، ذو، ذن، ذن، ذن. اس طرح سے ہم ضاد کے مخرج کا مشق کریں گے. اور یہ ہے قاف. قاف بھی کیا ہے، حرف گلسمی ہے اور اس کے علاوہ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم ہر حال میں موٹا ہی پڑھیں گے. تو اس کا مخرج ہے مخرج گلسمی. زبان کی پڑجیب کے اندرونی حصے سے قاف نکلتا ہے. تو ہمارا زبان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ کیا ہے، ہماری پرجیب کے پاس ٹچ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا پیلٹ ہوتا ہے وہاں پر سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نرم حصہ. تو وہاں پر جب ہماری زبان کا اندرونی حصہ ٹچ ہوگا تو حرف قاف ادا ہوگا. تو ہم لوگ قاف ادا کرتے ہوئے تو یہ زبان کا جو جڑ اوپر کی طرف ٹچ ہوتی، جو سافٹ جگہ ہوتی، جو نرم جگہ ہوتی وہاں پر، تو اس کے علاوہ ہماری زبان کی نوک جو ہے ہماری، یہ جو ہمارا سامنے کے جو دو دانت ہیں نیچے والے ثنایا سفلا، اس کے اور تھوڑا اندر کی طرف ہمارے جڑ ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہے وہاں پر ٹچ ہوگی ہماری زبان. تو زبان وہاں پر ٹچ ہونے سے قاف ادا ہوگا. تو اس کا تھوڑا یہ ٹپ ہے، اگر ہماری زبان وہاں پر ٹچ نہیں ہوگی تو قاف اس طرح سے ٹھیک سے ادا نہیں ہوگا. لیکن جب ہم ثنایا اولیاء کے تھوڑا اندر کی طرف آئے اور زبان کی نوک وہاں پر ٹچ کریں ہم لوگ، قاف، قاف، تو اس طرح سے قاف ادا ہوگا. قاف کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے. اور قاف کی مشق ہے اق، 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 ق، قی، قو، قن، قن، قن. اس طرح سے قاف کے مخرج کی ہم لوگ مشق کریں گے. اور یہ ہے حرف کاف. کاف کو بھی ادا کرنے کے واسطے ہمیں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج اقدی. مخرج اقدی کہتے ہیں. اور اس کے لیے بھی کیا ہے، پڑجیب کے بیرونی حصے سے قاف کے مخرج کے قریب کاف نکلتا ہے، یعنی پڑجیب کا بیرونی حصہ. قاف کیا ہے، پڑجیب کا اندرونی حصہ، یعنی کہ جو سافٹ جو نرم حصہ ہوتا ہے وہاں پر ٹچ ہوگی ہماری زبان تو قاف نکلے گا. اور جو نرم حصے کے تھوڑا اور آگے کیا ہے، وہاں پر بیرونی طرف تھوڑا ہاٹ پیلٹ رہتا، یعنی کہ ہم وہاں پر تھوڑا سخت حصہ ہوتا پڑجیب کے بیرونی طرف، تو وہاں پر ٹچ کرنے سے حرف ادا ہوگا کاف. اور یہ کاف کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. مخرج اقدی پڑجیب کے بیرونی حصے سے
قاف کے مخرج کے قریب سے نکلتا ہے کاف. اور اس کی مشق ہوگی اک، 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 کا، کی، کو، کن، کن، کن. تو آج ہم نے سیکھے 3 مخرج. قاف اور ضاد ضروری تھا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو اس کے لیے پریکٹس چاہیے. اور قاف کے مخرج کے ساتھ ہی کاف کا بھی مخرج ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 3 سیکھنا آج ضروری تھا. مشکل ہی ہے تو ضاد کے لیے یہ بھی ٹپ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ہماری زبان کا حصہ ہے، تو اس حصے کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، یعنی کہ زبان کا کنارہ. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے حرف ضاد ادا ہوگا. تو یہ حصہ جو ہے زبان کا کنارہ، یہاں پر جو مارک کیا ہوا ہے گرین سے، تو اس حصے کو ٹچ کرنا ہے اوپر کے داڑوں کی اندر کی طرف، تو تب ادا ہوگا ہمارا حرف ضاد. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کریں. ہاں، تو یہ ہے مفردات 29 ہیں. تو مفردات کو جب ہم ایک ایک پڑھتے ہیں، یعنی کہ سنگل سنگل لیٹر پڑھتے ہیں، تو اس وقت مفرد تھوڑا لانگ ہی ہوگا. لیکن جب ہم اس کو حرکت لگائیں گے تو اس کو بنا کھینچے کے پڑھنا ہے. تو جب ہم حرکات کی کلاس دیکھیں گے نیکسٹ ویک، تو اس وقت دیکھیں گے کہ ہم جب حرف کو حرکت لگتی ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 1 مفردات. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو اس طرح سے اس کو تھوڑا لانگ ہی پڑھیں گے جب ہم مفردات پڑھیں گے. لیکن جب حرکت لگے گی تو اس کو بہت ہی شارٹ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، بہت ہی چھوٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ.